बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। इसके अगर हम डेली लाइफ में एग्जांपल्स को देखें तो वो कौन कौन सी हमारी लाइफ्स में रिलेट करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके एग्जांपल से और इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इसको ऐसे डिफ़ाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी जो कि रेस्ट कंडीशन में हो, मीन्स चार्जेस जो हैं वो रेस्ट कंडीशन भी हो, उन पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही होगी, अगर हम उसको स्टडी करेंगे तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक एग्जांपल हमारे पास ये कॉम की है। कॉम जो है वो पेपर पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो इनमें भी जो दोनों चार्जेस हैं वो स्टैटिक कंडीशन में हैं, जबकि दूसरी साइड पे बैलून और हेयर के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है इसको भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम ही देंगे। अनदर एग्जांपल है हमारे पास कैट की। कैट के ऊपर जो फोम बॉल्स हैं वो चिपकी हुई हैं, तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की ही एग्जांपल है। तो इसका अगर हम डिफ़ाइन करें लॉ को जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पे बेस करता है, कूलम्स लॉ का नाम देते हैं। इसमें बेसिकली हम फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 है एंड Q2 है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है। अब इनके ऊपर एक फोर्स लग रही है जो कि इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है जिसको R का नाम दे दिया है, इनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकें कि जैसे जैसे हम ये डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ करते जाएंगे, वैसे वैसे जो फोर्स है इसका जो फोर्स की स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी, क्योंकि ये दोनों इन्वर्स रिलेशन में हैं, जबकि इनके चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्ट रिलेशन में। इसी को मैथमेटिकली देख लेते हैं। लाइक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 एंड Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के, R के स्केयर के। मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा वैसे वैसे फोर्स कम होती जाएगी। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट के ऐड कर लेते हैं। तो के को हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का नाम देते हैं, और इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि के की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है, पहली बात ये कि नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस। मीन्स ये जो चार्जेस जिस मीडियम में पड़े हुए हैं उसकी नेचर पे। अगर तो बीच में स्पेस है या वैक्यूम है तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी, और अगर बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो इसकी वैल्यू जो है वो उस लिहाज से वेरी कर जाएगी। और दूसरा जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि हम फोर्स, चार्जेस और दरमियान में जो इनके डिस्टेंस है इनको हम किस यूनिट में मेजर कर रहे हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो भी के की वैल्यू पे के की वैल्यू पे असरअंदाज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं दो केसेस हैं हमारे पास। पहला केस ये है कि हमारे पास ये जो हमने ये चार्जेस डिस्कस किए थे इनके दरमियान में स्पेस है। स्पेस से मुराद हमारे पास यहाँ पे फ्री स्पेस है या वैक्यूम कंसीडर कर लेते हैं। तो अब देखें इसमें के की वैल्यू को अगर हम मज़ीद खोल के देखें तो ये बनती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो हमारे पास परमिटिविटी और फ्री स्पेस होता है, और इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन होती है 8.8 पर 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके यूनिट को याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब इनकी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन में पुट करने के बाद जो फाइनल वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आएगी वो आएगी 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू को भी ज़बानी याद रखना लाजमी होता है। ये पेपर में समटाइम्स आपको नहीं दी जाती है न्यूमेरिकल्स में, आपने इसको खुद से पुट करना होता है। तो अब अगर इन वैल्यूज़ को पुट करें और इसको फाइनल वैल्यू जो इसकी इक्वेशन की आएगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से कूलम्स लगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अगर इसको गौर से ऑब्जर्व करें तो इसमें और जो हमने प्रीवियस इक्वेशन पढ़ी थी उसमें जस्ट फ़र्क इतना है कि यहाँ पर हमने के की वैल्यू जो है उसकी यहाँ पर पुट कर दी। ये हमारे पास केस 1 था। केस 2 में जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम फ्री स्पेस कंसीडर नहीं करेंगे। हम कंसीडर करेंगे कि ये जो दो चार्जेस हमने पढ़े थे इनके दरमियान कोई ना कोई मीडियम है, इंसुलेटेड मीडियम हम मोस्टली कंसीडर करते हैं, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक का नाम देते हैं। तो जब हम केस 2 की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि व्हेन मीडियम बिटवीन चार्जेस इज एन इंसुलेटर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। इन दोनों चार्जेस Q1 और Q2 के दरमियान कोई इंसुलेटर पड़ा हुआ। तो वहाँ पर अब जो हमने कूलम्स लॉ की वैल्यू कैलकुलेट की थी, जो फाइनल इक्वेशन थी उसमें और उसमें माइनर से चेंज आ जाएगा। चेंज कहाँ पर आएगा कि लास्ट टाइम हमने जस्ट इतना पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब जो मीडियम ऐड हुआ है उसकी वैल्यू भी यहाँ पर आएगी एप्सिलॉन R। ठीक है, इसके लिए अब हम इसको भी कह सकते हैं कि ये मीडियम टू मीडियम एप्सिलॉन R की वैल्यू जो है वो वेरी कर जाएगी। अगर आप राइट साइड पे टेबल को देखें तो उसमें रिलेटिव परमिटिविटी एक चीज़ बताना लाजमी है यहाँ पर कि ये जो ER है रिलेटिव परमिटिविटी को शो करता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी में अगर वैक्यूम की वैल्यू देखी जाए तो 1 होती है। लास्ट टाइम भी जो हमने वैक्यूम कंसीडर किया था या फ्री स्पेस कंसीडर किया था, इसलिए हमने यहाँ पर इसको एज इट इज़ रहने दिया था।
इसकी जो वैल्यू है 1 थी, तो तो अल्टीमेटली हमारे पास यही इक्वेशन बची थी। अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, वो इनमें से कोई भी हो सकता है, तो इसकी जो वैल्यू है वो उस मटेरियल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, फ़र्क सिर्फ इतना है, बाकी सारी इक्वेशन अंदर वाली उतनी की वैसी है, जस्ट हमारे पास यहाँ पर चेंज आया कि हमने 1/एप्सिलॉन r जो है यहाँ पर पुट कर दिया। अगर लास्ट इक्वेशन में हमने f के बराबर वैल्यू निकाली थी, तो f के साथ 1/एप्सिलॉन r आ गया। अब इसकी वैल्यू जो है, अगर हम यहाँ से f डैश की वैल्यू जो है इसको निकालना चाहिए, तो f डैश हमारे पास आएगा 1/एप्सिलॉन और मल्टीप्लाइड बाय f। इसी को हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं इसमें, और इसमें कोई फर्क नहीं है। अब जो है एप्सिलॉन आर के बारे में एक चीज़ और बता दी है कि इसका कोई यूनिट नहीं होता, और अगर हम फर्ज करें हम एयर की वैल्यू कंसीडर करते हैं, हमारे दो चार्जेस का दरमियान वैक्यूम नहीं है बल्कि एयर है। ठीक है, तो हम वहाँ पर एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है 1.0006 कंसीडर करेंगे, वो भी तकरीबन 1 के बराबर ही आती है। टेबल में भी एयर की वैल्यू 1.0006 है। तो ये हमारे दोनों केसेस जो हैं वो डिस्कस हो गए। अब हम इस तरीके से कूलम्ब फोर्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि ये एक म्यूचुअल फोर्स होती है, मतलब इन दोनों चार्जेस के दरमियान होती है। अब हम इसको अगर इसको डायरेक्शन वाइज देखें, तो अगर Q1 से Q2 पे फोर्स लग रही हो, तो हम इसको F21 का नाम दे देते हैं। ठीक है, और सेम इसी तरह से अगर Q2 की वजह से Q1 पे फोर्स लग रही हो, तो हम F12 का नाम दे देंगे इसको। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये दोनों फोर्सेज जो हैं वो बिल्कुल बराबर हैं, जस्ट इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, तो इसलिए जब हम इनको मैथमेटिकली लिखेंगे तो F21 इज इक्वल टू माइनस F12 लिख देंगे, मतलब दोनों इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में। ये माइनस का जो साइन है इनके डायरेक्शन को शो करता है कि इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। अब यहाँ पर हम फोर्सेस की टाइप्स देख लेते हैं। फोर्सेस की टाइप्स हमारे पास बेसिकली दो तरह की होती है, एक अट्रैक्टिव और दूसरी रिपल्सिव। अब रिपल्शन की फोर्स तब होगी जब दोनों चार्जेस जो हैं वो सेम होंगे। लाइक अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो भी रिपल करेंगे, अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो भी रिपल्सिव फोर्स होगी। तो अगर ओवरऑल एफ की वैल्यू देखी जाए तो हमारे पास वो पॉजिटिव आएगी, जबकि फोर्स जो होगी वो रिपल्सिव की होगी। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव नेगेटिव भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। एफ के लिहाज से बता रही हूँ। जैसे मैथ्स में हम देखते हैं ना कि प्लस 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 होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है, वो भी प्लस ही होता है। तो उसी तरह से कह रही हूँ कि फोर्स पॉजिटिव होगी, जबकि उसकी जो उसके ऊपर लग रही होगी वो रिपल्शन की फोर्स होगी। मीन्स टू से चार्जेस एक दूसरे को रिपल करेंगे। जब दोनों चार्जेस ऑपोजिट होंगे, लाइक Q1 हमारे पास पॉजिटिव है और Q2 हमारे पास नेगेटिव है, तो इनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स होगी और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपल कर रहे थे। अब इसके कुछ लिमिटेशंस को देख लेते हैं। कूलम्स लॉ को हमने पढ़ लिया, देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी लिमिटेशंस होती हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम कोई भी लॉ कंसिडर करते हैं तो हम कुछ चीज़ों को एज्यूम कर लेते हैं। लाइक यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों चार्जेस जो हैं वो स्टैटिक कंडीशन में है, मतलब दोनों रेस्ट कंडीशन में है, मूव नहीं कर रहा। तो ये फार्मूला उसी सूरत में इंप्लीमेंट होगा उन चार्जेस पे जब दोनों रेस्ट पोजीशन में होंगे। अगर उन दोनों में से कोई भी चार्ज मूव कर रहा होगा तो हम वहाँ पर कूलम्स लॉ जो है वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पे जो चार्जेस कंसीडर कर रहे हैं वो हमने बिल्कुल ही रेगुलर और स्मूथ शेप के लिए हैं। लाइक उनकी एक प्रॉपर शेप है। ठीक है, अगर कोई इरेगुलर शेप हमारे पास आ जाती है, फर्ज करें उनकी शेप स्मूथ नहीं है या रेगुलर सरफेस नहीं है, तो वहाँ पर जो है इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज होंगी वो नहीं अटेन होंगी। तो इसलिए इसकी ये दो जो है वो लिमिटेशंस हैं। अब अगर एग्जांपल से इसको देखना चाहें तो हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक 1 कूलम का है और एक -3 कूलम का है। ठीक है, दोनों चार्जेस की वैल्यूज गिवन है, उसके दरमियान इनका जो दरमियानी फासला है 3 मीटर, मीन्स डिस्टेंस को हमने 3 मीटर से प्रेजेंट किया हुआ। अब हमने इनकी दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ ऑब्जर्व है कि हमें इन्होंने मीडियम डिफाइन नहीं किया हुआ, तो हम अपनी तरफ से जो हमने फ्री स्पेस वाला जो था 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 कैलकुलेट किया था लॉ में, वही वैल्यू पुट करके यहाँ पर बाकी सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 न्यूटन।